अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करेंगे पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर, और ख़ास तौर पर एक बड़ा थ्रेट जो नेवल साइड पर पाकिस्तान को रहता है और इसको लेकर इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लेक्स भी करता है, यानी कि इंडिया का एयरक्राफ्ट करियर और इंडिया का एयरक्राफ्ट करियर के साथ चलने वाला बैटल ग्रुप। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हाइपरसोनिक वेपन कैपेबिलिटी है और इसी तरह पाकिस्तान नेवी की जो फ्यूचर में हाइपरसोनिक वेपन कैपेबिलिटी होगी, क्या वो इनफ होगी आईएनएस विक्रांत और इसके साथ चलने वाले बैटल ग्रुप को टैकल करने के लिए? क्योंकि यहाँ रियलिस्टिक एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और दो रिसेंटली अहम शख्सियात का हवाला भी मैं इस पूरी कन्वर्सेशन में दूंगा। मैं रिसेंटली आपको बताता चलूँ कि टीसीएम ओरिजिनल्स को पाकिस्तान के रेयर एडमिरल फवाद अमीन ने एक प्रॉपर उनके साथ पॉडकास्ट की इंटरव्यू आप समझ लें, उसमें उन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी रोशनी डाली है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी के जो एडमिरल रब नवाज, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज़ को हाईलाइट किया था। वो क्लिप्स वगैरह इन ऑफिशियल वीडियोस में मौजूद होंगे, उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़े क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि आईएनएस विक्रांत एक बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है जिस पर इंडिया के पास MiG-29K फाइटर जेट्स हैं, उसके साथ साथ AL-31 एवैक्स बेस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं एंड उसके साथ साथ ये ध्रुव और सी हॉक जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट करने के काबिल है। आईएनएस विक्रांत को लेकर नॉर्मली इंडियन नेवी और इंडियन मीडिया भी बहुत ज़्यादा मसल फ्लेक्सिंग करता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर है जिसे पाकिस्तान रोकने का सोच भी नहीं सकता। और यही वो बेस है जिस बुनियाद पर इंडिया ये कहता है कि अगर सिर्फ हमारा बैटल करियर ग्रुप ही चल पड़े तो वो कराची को सीज कर लेगा या इवन पाकिस्तान नेवी की जो पानी की हदूद है उसको सीज कर लेगा। बट इस चीज़ को रेयर एडमिरल, जो रिटायर्ड रेयर एडमिरल फवाद अमीन हैं, उन्होंने एड्रेस इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि आईएनएस विक्रांत एक बहुत ही ज़्यादा लो टनेज का एयरक्राफ्ट करियर है। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट करियर भी अपने फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक तो प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है ही नहीं, नॉर्मल स्की जंप है, और उस स्की जंप में भी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका अपना बहुत सा फ्यूल उसमें ज़ाया होता है, उसे अपने इंजन्स की बेस पर जोर लगाना होता है। यही वजह है कि MiG-29K अगर आईएनएस विक्रांत या इससे पुराने आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट किए भी जाएं तो वो अपने पूरे पोटेंशियल पर यूज़ नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज़ कि आईएनएस विक्रांत की टनेज बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को या इस तरह के एयर एसेट्स को कैरी नहीं कर सकता। जब इसकी वो तादाद ही कम रहती है तो पावर प्रोजेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर बनाए ही इस वजह से जाते हैं कि आपने कई 100 किलोमीटर दूर जा के भी कोई ऑपरेशन करना है तो आप वहाँ अपना बहरी बेड़ा भेज दें, यानी एयरक्राफ्ट करियर भेजें, उस पर कोई 80 या 70 या 60 एयरक्राफ्ट होंगे तो उसके थ्रू आप जाके वहाँ ऑपरेशन लीड करें। जैसा कि आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स देखते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन में, फिर पैसिफिक ओशन में जहाँ चाइना के साथ मुठभेड़ रहती है वो वहाँ उनके एयरक्राफ्ट करियर मौजूद होते हैं। उनके साथ उनकी बैटल फॉर्मेशंस तक मौजूद होती हैं कि एक एयरक्राफ्ट करियर एक वक्त में अकेला नहीं चलता, उसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स ये भी चलती हैं ताकि उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। लेकिन आईएनएस विक्रांत उस मामले में बहुत कम टनेज होने की वजह से ये कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का पानी या बंद कर देगा, यानी कि पानी की हदूद बंद कर दे या कोई ब्लॉकेट लगा दे, क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। यही वो वजह है कि इंडियन नेवी सिर्फ बातों बातों में इसे पाकिस्तान के खिलाफ पिच करती है। जब असल वक्त आता है तो इंडियन नेवी इसे वापस बुला लेती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है पाकिस्तान नेवी के लिए। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि 23 अप्रैल को इसे इंडियन नेवी ने अपने हार्बर से निकाला और पाकिस्तानी पानियों के पास वो लेके गए। लेकिन उस दौरान जब पाकिस्तान नेवी ने मिसाइल टेस्ट वगैरह अनाउंस किए, कुछ एनोनिमस मिसाइल्स टेस्ट किए जिसकी जाहिर बात है मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई, तो उसके फ़ौरन बाद 26 अप्रैल को ये एयरक्राफ्ट करियर कार्वर बेस में आ गया और ये उसकी सैटेलाइट इमेजरी आप यहाँ देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी इसको कवर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ एक अहम चार्ट है जिसको आप समझें कि आईएनएस विक्रांत पर एक वक्त में 30 एयरक्राफ्ट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। उन 30 में से मैक्सिमम 12 से 15 MiG-29K होंगे, फिर KA-31 हेलीकॉप्टर्स होंगे, सी हॉक होंगे, कुछ ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे। ये तमाम का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि 15 राफेल M आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप यूएस के एयरक्राफ्ट करियर को देखें जो एक वक्त में 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। इसमें से एटलीस्ट 40 से 45 F-18
फाइटर जेट्स होते हैं, कुछ जगह पर F-35 और F-18 का कम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का काम एयर सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करना होता है जो INS विक्रांत नहीं कर सकता। और INS विक्रांत में एक ये भी मसला है कि पुराना स्की जंप होने की वजह से जो MiG-29 हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पर फ्यूल को कैरी नहीं कर सकते, जिससे उनका वजन ज़्यादा भारी हो जाएगा और उन्हें टेक ऑफ करने में मसला होगा। इसी तरह वो पूरी तरह एयर टू एयर मिसाइल्स या एंटी शिप मिसाइल्स के साथ भी लोडेड नहीं किए जा सकते क्योंकि पुराने स्की जंप टेक ऑफ सिस्टम की वजह से। INS विक्रांत के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए 32 बर्क 8 मिसाइल्स हैं और उसके साथ साथ जो इसके साथ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर चलती है, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर चलती है, इनके पास भी 32 बर्क मिसाइल्स होते हैं। तो ऐसी कोई तकरीबन 7-8 शिप्स एक वक्त में इसके साथ चल रही होती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इससे पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद है जो कि बुनियादी तौर पर अपग्रेडेड CM-400 AKGs हैं और उनकी एक्यूरेसी और फायर पावर हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में देख चुके हैं, जहां उन्होंने 2 S-400 के यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया और उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई। लेकिन इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता, इंडिया इस चीज़ को रद्द करता है करंटली। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल जो सोर्सेज हैं वो इसको कंफर्म करते हैं कि S-400 के 2 यूनिट्स हिट हुए हैं। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके फ़ौरन बाद ही इंडियन मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि एक S-400 का ऑपरेटर एनोनिमसली मारा जाता है। तो जाहिर बात वो एक और सबूत था कि S-400 की वाकई डिस्ट्रक्शन हुई है और जो उसके साथ पर्सनल इंटैक्ट थे वो भी मारे गए, जिसकी खबरें आहिस्ता आहिस्ता इंडियन मीडिया ला रहा है। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने जो CM-400 AKG फायर किए, इंडिया के MR SAMs जो कि बेसिकली बर्क 8 मिसाइल्स ही हैं और S-400 वो ना सिर्फ इन्हें रोकने में नाकाम रहे बल्कि इवन डिटेक्ट करने में भी नाकाम रहे। तो अगर हम उसी सिनेरियो को नेवल साइड पर ले जाएं जहां पाकिस्तान एयरफोर्स की साउदर्न एयर कमांड है और वहां से CM-400 AKG का सेल्वो फायर किया जाता है, लेट्स सपोज 10 CM-400 AKG फायर किए जाते हैं, तो बर्क 8 कितने रोक लेंगे? मैक्सिमम 3 से 4 रोक सकते होंगे, या बहुत ज़्यादा चले हम अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें जो कि हमें नज़र नहीं आई तो 5 रोक लेंगे। और CM-400 AKG 2 से 3 भी अगर लग गए INS विक्रांत को तो फिर INS विक्रांत के लग जाएंगे। और यहाँ एक और अहम चीज़ है, हम पाकिस्तान नेवी की वेपन कैपेबिलिटी को भी यहाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी के हरबा क्रूज मिसाइल्स और उसके साथ साथ स्मैश सुपरसोनिक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स। अगर हम स्मैश की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी और इसकी प्रिसीशन बहुत ही ज़्यादा कमाल है। यानी कि स्मैश मिसाइल की प्रिसीशन फतेह 1, फतेह 2 और इवन फतेह 3 से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मिसाइल ना सिर्फ इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि उसके साथ चलने वाली जो शिप्स हैं जो उसकी प्रोटेक्शन का काम कर रही होंगी, ये उनके लिए भी सुहाने रूह साबित होगा। यही वो वजह है कि इंडियन नेवी सिर्फ बातों ही में INS विक्रांत को पिच करती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे लाने की बारी आती है तो इंडिया कभी भी INS विक्रांत को फ्रंट लाइंस पर नहीं लेकर आता, क्योंकि ये चीज़ उन्हें भी पता है बड़ी अच्छी तरह। वो जाहिर बात अब मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल प्राइड की बात आ जाती है। क्योंकि इंडिया का रिसेंटली जब से राफेल तबाह हुआ है, 3 राफेल डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक को एटलीस्ट फ्रांस मान गया है, US एटलीस्ट 2 से 3 एयरक्राफ्ट कंफर्म कर रहा है, और उसके बाद S-400 की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये 2 क्राउन ज्यूल थे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के। उसके बाद डिप्रेशन इंडियन साइड पर वाजे है। इंडिया के अपने लोग मीडिया पर बैठ कर लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया थू थू कर रहा है। पीस फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। तो अगर उनका क्राउन ज्यूल हिट हो जाता है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो जाता है, तो उनका पूरा मोराल ही डाउन हो जाएगा पूरी नेवी का। और जब पाकिस्तान अटैक करेगा थ्रू नेवल मिसाइल्स एंड एयर लॉन्च मिसाइल्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 फायर करेंगे, तो उस वक्त इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंसिव पोजीशंस पर लेकर जाएगा और उनकी शिप्स भी डिफेंसिव पोजीशंस में आएंगी अपने आप को और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए। और उनका डिफेंसिव पोजीशन में आना ही पाकिस्तान को मजीद एक विंडो प्रोवाइड करेगा
खुलकर अटैक करने की, क्योंकि जब आप डिफेंसिव पोजीशन में जाते हैं तो काउंटर अटैक करने के लिए आप वेट करते हैं, लेकिन अगर उस वेट करने के दौरान आपको एक बड़ा पंच लग जाता है तो आपकी डिफेंसिव पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है और इवन जो पाकिस्तान नेवी की करंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो इनफ हैं INS विक्रांत को डेटर करने के लिए, और इन्होंने किया भी है, जिसकी सैटेलाइट इमेजरी तक अब दुनिया में डिस्कस की जा रही है। एंड इन फ्यूचर जब P282 जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा पाकिस्तान नेवी में तो उसके बाद कैपेबिलिटीज़ कहाँ तक पहुँचेंगी इसके बारे में मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।